जय हिंद फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS माइंड पे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम गवर्नर के टॉपिक को कवर करेंगे। हर एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आते ही हैं, एक दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनवाइजेज द सेम पैटर्न ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा ग्लीच आ गया है तो हम देखते हैं इसको कैसे सेटल कर सकते हैं, देन विल स्टार्ट इट अगेन। ओके, सो हाँ, तो इसमें बताया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनवाइजेज द सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट एज दैट फॉर द सेंटर, दैट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सेम पैटर्न इनवाइज करता है। क्या करता है? सेम पैटर्न को इनवाइज करता है। जैसा कि सेंटर में है वैसा ही स्टेट में सेम पैटर्न को इनवाइज करता है। उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अब आप लोगों को अगर ये कभी टर्म आए कि पार्लियामेंट, व्हाट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो इट मीन्स द सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट एज दैट फॉर द सेंटर, है ना। ये लाइन याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 153 आर्टिकल 153 to 167 in part 6 of the constitution deal with government of India. Article 153 to 167, आर्टिकल 153 टू 157 और पार्ट 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज़ से डील करता है? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से। किससे डील करता है? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से। स्टेट याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट जो है, गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर, हु इज द गवर्नर? गवर्नर इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। देखिए, जब स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा ना, तो सीधा यही लाइन आप लोगों को दे देगा स्टेटमेंट में कि इज गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट और नॉट। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, जो गवर्नर साहब हैं हमारे, वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट हैं। जनरली अ पर्सन इज द गवर्नर ऑफ ओनली वन स्टेट, बट आफ्टर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 or more than 2 स्टेट। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा ये तय हुआ कि कोई भी एक पर्सन, कोई भी सिंगल आदमी एक स्टेट, 2 स्टेट या 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर एक साथ ही बन सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई गवर्नर एक स्टेट का है तो वो दूसरे स्टेट का गवर्नर नहीं बनेगा। इसके लिए हमारे 7th शेड्यूल में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको अमेंड किया गया है। गवर्नर साहब अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट साहब के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। ही होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 year। टेन्योर कितना होता है गवर्नमेंट साहब का? 5 साल का टेन्योर होता है। और उसके बाद है हाउ एवर हिज टेन्योर इज सब्जेक्टेड टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 156(1). तो देखिए, जनरली तो गवर्नर का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता ही है, बट इनका जो टेन्योर होता है ना, वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के थ्रू भी डिसाइड किया जाता है कि प्रेसिडेंट साहब को जब तक मन किया तब तक रखे, जब मन नहीं किया तब हटा दिए। और उसको हटाने का भी एक अलग प्रॉपर सिस्टम है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाई एड्रेसिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 156(2). आर्टिकल 156(2) में क्या बोला है कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट साहब को दे सकते हैं। आर्टिकल 157 क्या बताता है? क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर कौन सा आर्टिकल क्वालिफाई करता है? 157 क्या करता है कि वह आदमी जो गवर्नर बनना चाहता है वो शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ओवर कितना होना चाहिए? 55 ईयर्स एज से ज़्यादा होना चाहिए। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1929 रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ द लेजिस्लेचर। ये देखो, इतना है। उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में क्या बताया गया है
कि जम्मू और कश्मीर को भाई हमने रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ द लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट द लेजिस्लेचर। ये एक अलग से भी जनरल क्वेश्चन है और इसमें भी बताया गया है। बोथ द न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाई प्रेसिडेंट थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाई हिम। तो जो हमारा अब ये क्वेश्चन आ जाएगा ना कि क्या जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो यूटी है उसके लिए गवर्नर साहब बनेंगे? तो नहीं भाई, यहाँ पे जो होते हैं ना वो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और उनके थ्रू ही हमारे प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं वो रूल करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास दिया गया है, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 239 AA। तो यूनियन टेरिटरी दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सैलरी, वेजेस एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू गवर्नर is charged up to consolidated fund of India of each consolidated fund of each state। ये आर्टिकल 202 में बताया गया है। तो इतना याद रखिएगा कि गवर्नर साहब का जो उनको सैलरी वगैरह जो दी जाती है, उनके एक्सपेंडिचर जो खर्च किए जाते हैं उन पे वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के से लिए जाते हैं। गवर्नर हैज़ टू पावर टू अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, आर्टिकल 164A। तो गवर्नर साहब के पास क्या पावर है? गवर्नर साहब के पास ये पावर है कि भाई वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 164A। ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे प्रेसिडेंट साहब इंटीग्रल पार्ट है अपने पार्लियामेंट के, वैसे ही हमारे गवर्नर साहब इंटीग्रल पार्ट हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। एंड हैज़ द राइट टू एड्रेसिंग द standing message and summoning, proroguing एंड डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली। और उनके पास ये सारे पावर हैं कि वो समन कर सकते हैं, प्रोरोग्यू कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं असेंबली को। गवर्नर हैज़ द राइट टू नॉमिनेट 1/6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर को नॉमिनेट भी कर सकते हैं। ये पावर किसके पास है? गवर्नर साहब के पास है। गवर्नर ऑफ द स्टेट इफ ही इज ऑफ एन opinion that Anglo-Indian community need representation in the legislative assembly of a state and is not adequate represented therein, could nominated one member of that community to the assembly। जनरली ये बात कही गई है कि गवर्नर साहब को अगर लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का भाई रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक नहीं है हमारे जनरल असेंबली में, तो वो किसी एक एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट करके उसको असेंबली में उसका प्लेस दिलवा सकते हैं ताकि वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में अच्छा भला जो भी नियम है वो बना सके। इट इज़ नोटवर्दी दैट arrangements of nominating representative of the Anglo-Indian community in the state legislative assembly have not been extended beyond the stipulated date 25 January 2020 by the Constitution 104th Amendment Act 2009. Thus, the arrangement of nomination of one member of Anglo-Indian community in the legislative assembly is ended, है ना। तो इतना कहानी पढ़ने से पहले ये सब नियम था कि ये सब कर सकते हैं, लेकिन जो अभी नया सिनेरियो हमारे पास आ रहा है उसमें ये बताया गया है कि 25 जनवरी 2020 से 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा ये सारी चीज़ों को एक्सटेंड और स्टिपुलेट कर दिया गया है। तो अभी जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि अरेंजमेंट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ वन मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ एंडेड, है ना। A person who has the qualification for the judge of high court can be appointed as the advocate general by the governor। ऐसा कोई आदमी जिसके पास क्वालिफिकेशन होता है जज ऑफ हाई कोर्ट बनने का, वो अपॉइंट हो सकता है एडवोकेट जनरल किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट
किसके बारे में कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 156। When a bill is sent to governor after it is passed by state legislature, he can give his assent to the bill or return the bill or reconsideration or return the bill for reconsideration। जब कोई बिल, यहाँ पे ये बात की गई है कि जब कोई बिल गवर्नर साहब के पास सेंड किया जाता है तो गवर्नर साहब के पास जो ऑप्शन होता है उसके बारे में बताया गया है कि वो अपना एसेंट दे सकते हैं उस बिल पे, या बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं दोबारा। हाउएवर इफ द बिल इज पास अगेन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर टू द गवर्नर द गवर्नर हैज़ टू गिव हिज एसेंट टू द बिल। लेकिन जब दोबारा वही बिल पास करके गवर्नर के पास भेजा जाता है तो गवर्नर साहब को उस पर अपना एसेंट देना ही पड़ता है। आर्टिकल 201 क्या बोलता है? इफ अ बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट देन द प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर वेदर टू गिव एसेंट टू द बिल और नॉट। लेकिन आर्टिकल 201 ये बताता है, आर्टिकल 201 ये बताता है, अनुच्छेद 201 ये बताता है कि जब हमारे गवर्नर साहब अगर किसी बिल को प्रेसिडेंट साहब के कंसिडरेशन के लिए रख देते हैं तो हमारे ये पूरी की पूरी जवाबदारी अपने प्रेसिडेंट सर की हो जाती है कि वेदर वो बिल पे अपना एसेंट देंगे या नहीं देंगे। ये 100% जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? 100% जिम्मेदारी हमारे प्रेसिडेंट सर की हो जाती है। फिर यहाँ से हमारे गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है। और आर्टिकल 202 में क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में क्या बताया गया है कि एल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नर एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू ऑफिस आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ये पहले भी बताया गया है। गवर्नर कैन प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, आर्टिकल 230। तो अपने जो गवर्नर साहब हैं वो प्रोमोलिगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को जबकि हमारा स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है और कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें आ सकती हैं तो गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी दी गई है कि भाई आप कोई भी ऑर्डिनेंस को ला सकते हो। ही कैन ग्रांट पार्डन, गवर्नर साहब के पावर ये बताए गए हैं कि गवर्नर साहब पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमीजन कर सकते हैं पनिशमेंट को, और सस्पेंड कर सकते हैं, रिमीट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, एक सेकेंड, सस्पेंड कर सकते हैं, रिमीट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंसेस को फॉर एनी पर्सन के लिए कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच इज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंडेड। मतलब ये सारी पावर जो है वो आर्टिकल 161 में दी गई है कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो किसी भी ऐसे आदमी को जो कि लॉ को किसी भी तरीके से ऑफेंस किया है अगेंस्ट लॉ, उसको वो पार्डन दे सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमीजन कर सकते हैं और सस्पेंड, रिमीट और कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंस को। जो अगला पॉइंट है, सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी नॉमिनेटेड एज द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। जो हमारी मल्टीपल टाइम ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो हमारी सरोजिनी नायडू थी वो पहली ऐसी वीमेन थी जो कि नॉमिनेट हुई थी एज अ गवर्नर। शी वॉज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 2 मार्च 1949। जो वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक के लिए। तो यहाँ पे हमारे गवर्नर का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। हमने गवर्नर चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो देख लिए हैं। इससे बाहर गवर्नर से रिलेटेड प्री एग्जामिनेशन में तो नहीं आने वाला है, और प्री मैं कह रही हूँ अगर तो वो यूपीएससी की कह रही हूँ, और स्टेट पीसीएस, आरओ, एसएससी, रेलवे, इन सब में तो इसके ऊपर तो आने वाला नहीं है। इन सब एग्जामिनेशन के लिए गवर्नर के बारे में इतना पढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, अगर आप लास्ट तक बने हुए हैं इस वीडियो में तो इसका मतलब आप अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। आप यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आपका।